हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो सेकंड लेक्चर था उसमें अपनी बात चल रही थी बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स की। उसको अपन काम में लेके और क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी अपन बात करेंगे। मतलब क्या मैं क्या कह रहा हूँ, उसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, बोहर मॉडल की एप्लीकेशन की बात करेंगे। बोहर मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं उसको अपन काम में लेके क्या करेंगे, आज उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो मैंने एक बात बोली थी कि बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स के आधार पर, किसके आधार पर, बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स के आधार पर आज हम क्या पढ़ेंगे, बोहर मॉडल के एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में अपन क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें चेक करेंगे रेडियस। क्या चेक करेंगे, रेडियस ऑफ सेल, इसी कोश की त्रिज्या चेक करेंगे। सेकंड इसमें अपन पढ़ेंगे किसी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, किसी सेल में रिवॉल्विंग हो रहे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखेंगे। तो किसी सेल में जो और किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, रिवॉल्विंग कर रहा हो, उसकी एनर्जी चेक करेंगे। तो ये क्या हुआ, बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स को काम में लेकर अपन क्या देखेंगे, इनकी एप्लीकेशन देखेंगे। कैसे किसी सेल की रेडियस कैलकुलेट की जाती है और किसी वेलोसिटी, किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है और उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो बोहर ने एक बात बोली थी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, किसी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है ये इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, स्टेशनरी होती है। एनर्जी क्या होती है, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब ना तो वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होती है, वेलोसिटी फिक्स्ड होती है, रेडियस भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, और अलग अलग ऑर्बिटल के लिए क्या होती है, एनर्जी भी फिक्स्ड होती है। एनर्जी भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो इनकी अपन चर्चा करेंगे कि फिक्स्ड है तो कितनी फिक्स्ड होती है, इनकी वैल्यू कितनी होती है, वो क्या कहलाते हैं इसके बोहर मॉडल के एप्लीकेशन। तो वन बाय वन इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रेडियस ऑफ सेल कैसे निकाली जाती है। पोस्टुलेट्स को काम में लेकर अपन क्या निकालेंगे, किसी कोश की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सेल। तो देखिएगा ध्यान से, तो ये जो साइंटिस्ट था बोहर, इसने क्या बोला था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, अपनी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन तभी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जब इसके कोणीय संवेग का मान कितना हो, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो, इसका मतलब पूर्ण गुणज हो। n यहाँ पे क्या है, इंटीजर नंबर, जिसकी अपन चर्चा कर ली थी। n इंटीजर नंबर हो सकती है। इसी के आधार पर अपन क्या करेंगे, इसको काम में लेके रेडियस ऑफ सेल निकालेंगे। देखना कैसे, मैंने कहा कोणीय संवेग L क्या होता है, कोणीय संवेग, इसकी वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली थी। इसकी वैल्यू कितनी आती है, mvr। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, जैसे mvr इजिकल टू क्या होता है, nh/2π, nh/2π। इसकी अपन ने चर्चा कर ली थी। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। पोस्टुलेट्स है किसका, बोहर का। अब अगर मैं बात करूं, बोहर ने और क्या बोला था कि ये जो दो आवेशों के बीच अपन ने बात की थी, दो आवेश मैंने अगर कंसीडर कर लिए Q1 और Q2, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, r हो, तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बोला जाता है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इजिकल टू KQ1 Q2 अपॉन r²। ये क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हो गया कि अब अगर मैं बात करूं इन दो आवेश की कंपैरेटिवली, मैं किससे कर लूं, किसी एटम से कर लूं, तो दो आवेश का मतलब क्या हो गया, एक तो यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया और एक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है, इसकी अपन ने बात की थी। किसी नाभिक पर आवेश कितना होता है, +Ze, और किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, E होता है, -E होता है। तो इन दोनों के बीच अगर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा कि ZE² अपॉन
आर स्क्वायर, इसकी अपन ने कल चर्चा कर ली थी। तो बोहर ने क्या बोला था कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, ये इसकी रेडियस हो गई आर, इसी पर क्या कर रहा है ये रिवॉल्विंग कर रहा है। तो कल क्या बोला था बोहर ने, अपने कल वाले लेक्चर में देखा था कि बोहर ने क्या बोला, ये जो आर, इस आर डिस्टेंस के कारण क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी के कारण क्या होता है, ये क्या प्रोवाइड करवाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसी के कारण क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन अपनी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। इसका बेसिकली मीनिंग क्या हुआ देखना ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन इसी के अकॉर्डिंग। अपने क्या बोला था, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर है अपॉन आर, इसकी अपने बात हो कर ली थी, mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के जेड ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जब इस एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है एक तो, और एक इस इक्वेशन को, इन्हीं पोस्टुलेट्स के आधार पर अपन क्या चेक करेंगे, किसी सेल की रेडियस चेक करेंगे। तो देखना कैसे निकाली जाती है रेडियस। ये क्वेश्चन कितने नंबर हो गई, 2 नंबर। इसी के आधार पर अपन क्या चेक करेंगे, किसी सेल की रेडियस, सेल रेडियस, इसी को उसकी त्रिज्या चेक करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, फिक्स्ड होती है, कितनी होती है देखिएगा। सबसे पहले मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये दे रखी है अपने को। इसमें से सबसे पहले क्या निकाली जाती है, यहाँ पे वेलोसिटी v की वैल्यू निकाली जाती है। v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, v इज इक्वल टू होगा nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई, और ये mr ये इसके अपॉन में आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर कितनी दे दूं मैं इसको, 3 नंबर इक्वेशन दे दूं। अगर इस v की वैल्यू मैं कहाँ रख दूं, इस सेकंड इक्वेशन में रख दूं। अगर इस v की वैल्यू कहाँ रख दूं, मैं इसे सेकंड इक्वेशन में इस v की जगह रख दूं, तो देखिएगा क्या आएगा, m इंटू यहाँ पे देखना v स्क्वायर, इसका मतलब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ। तो क्या आएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन r। ये इक्वेशन आ गई अपनी। अब अगर मैं इसमें देखना कटने वाली चीज़ काट दो, m से m कैंसिल हो गया, अब क्या बचेगा, यहाँ से एक आर कैंसिल हो गया। अब देखना ध्यान से, यहाँ से क्या बचेगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर r इज इक्वल टू के जेड ए स्क्वायर। अब इस अपने को क्या निकालनी है, ये r, ये r क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ सेल। इस r की वैल्यू निकालनी है, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी। तो क्या होगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई, r की, रेडियस हो गई है। इसको ध्यान में रखना है। अपने क्या कर ली, रेडियस से कैलकुलेट कर ली, किसके आधार पर, बोहर पोस्टुलेट्स के आधार पर अपन ने किसी सेल की रेडियस कैलकुलेट कर ली। अब देखना ध्यान से, इस कंपाउंड में अपन क्या करेंगे, देखना इस n स्क्वायर और z को अगर मैं थोड़ा सेपरेट कर दूं, इस n स्क्वायर और z को, पहले ही आप कंप्लीटली इसको उतार लें, क्योंकि मैं इसके आगे करने वाला हूं, जल्दी से इसको उतार लें। तो देखिएगा ध्यान से, इसके आगे क्या होगा, मैंने कहा ये अपनी क्या है, सेल ऑफ रेडियस। अगर इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर दूं, सेपरेट करना का मतलब क्या हुआ, देखना इसमें से कुछ ये जो अमाउंट है इनको मैं क्या कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ। अगर मैं n स्क्वायर और z को थोड़ा अलग कर देता हूँ, तो लिखने का तरीका क्या होगा, r इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर
अपॉन जेड। ये मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा ओपनली लिख लिया, एम स्क्वायर और जेड की वैल्यू को थोड़ा अलग कर लिया। ये वैल्यू अब क्या होगा देखना ध्यान से, ये जो वैल्यू है ये एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर, ये जो वैल्यू है इसकी जगह इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी, ये इसकी वैल्यू आती है 0.529 आती है इसकी वैल्यू। तो देखना आर की यहाँ पे सेल ऑफ रेडियस ऑफ सेल कितनी होगी, आर इज इक्वल टू 0.529 इंटू एम स्क्वायर बाय जेड। ये क्या होगी, किसी सेल की रेडियस होगी। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसको क्या याद रखना है, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू एम स्क्वायर अपॉन जेड। ये वैल्यू किस में रिप्रेजेंट की जाती है, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। एंगस्ट्रॉम में मापी गई ये जो फिक्स्ड वैल्यू है ये किस में शो की जाती है, एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये अपने किससे देखा, बोहर के पोस्टुलेट्स के आधार पर अपन एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले अपने क्या देखा, किसी सेल की रेडियस कैसे कैलकुलेट की जाती है उसकी मैंने बात कर दी। इसी फॉर्मूले के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एटम्स के लिए। अपने को क्या दे देगा, या तो कोस दे देगा या एटॉमिक नंबर के आधार पर क्या पूछ लेगा, उस सेल की रेडियस पूछ लेगा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये तो बात हो गई, सेल ऑफ रेडियस अपन ने कैलकुलेट कर ली, कैसे कैलकुलेट की जाती है इसकी भी मैंने बात की। अब क्वेश्चंस देखना किस टाइप के आते हैं इसमें। अगर यहाँ पे मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ तो क्या बनेगा ग्राफ, देखना मैंने कहा ये जो आर ये किस बात पे डिपेंड कर रही है, एक तो सेल नंबर पर और एक है एटॉमिक नंबर पर, इन दोनों पे डिपेंड करेगी। तो देखना अगर मैं कंडीशन अप्लाई कर दूं, फर्स्ट कंडीशन में क्या कर लूं, यहाँ पे z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, z क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर z कांस्टेंट हो या निर्तांक हो तो r यहाँ पे किसके समानुपाती होगा, m स्क्वायर के। r किसके समानुपाती होगा, m स्क्वायर के। अब अगर रिलेटिव ग्राफ देखें, ग्राफ चेक करें इसमें, देखना ध्यान से, मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ एक तो रेडियस और एक इसमें बात करूँ m स्क्वायर में, अगर आपने वो रिप्रेजेंट करने का सही तरीका पूछ ले कि दिया गया ग्राफ कौन सा सही होगा, तो अगर मैं एक तो क्या दे दे, रेडियस दे दे, क्या दे दे, सेल नंबर में, सेल नंबर की जो स्क्वायर है उसमें अपने को क्या पूछ ले, ग्राफ पूछ ले। या क्या पूछ सकता है, एक तो रेडियस और या किस में पूछ सकता है, सेल नंबर। देखना यहाँ पे तो सेल नंबर की क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ सेल नंबर है। तो यहाँ पे इन दोनों में ग्राफ कैसे बनेंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा ध्यान से बनाने का तरीका। तो देखिएगा ध्यान से, ऐसे बोला जाता है कि किसी, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस, वाई, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो देखना इस फॉर्मूले के आधार पर मैं बात करूंगा, आर समानुपाती क्या बताया मैंने, एम स्क्वायर। इसी पर अपन क्या कर रहे हैं, ग्राफ चेक कर रहे हैं। तो आर किस पर है, वाई एक्सिस पर, वाई समानुपाती एन स्क्वायर, एन स्क्वायर एक में तो क्या है, एन स्क्वायर एक्स एक्सिस पे है, एक पर क्या है, सिर्फ एन एक्स एक्सिस पर है। इसका मतलब क्या हुआ, वाई समानुपाती एन स्क्वायर की पूरी की जगह अपने को क्या लिखना है, जो एक्स कोऑर्डिनेट पे जो वैल्यू है उसको रखनी है। एक्स के कोऑर्डिनेट पर अपने क्या है, एन स्क्वायर वैल्यू, एन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट। तो वाई जब समानुपाती चिन्ह को हटाया जाता है तो क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनता है। ये जो ग्राफ है आर और एम स्क्वायर के बीच, ये किसके थ्रू बनेगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स के अकॉर्डिंग, जिसमें एम क्या है, स्लोप, ढाल है। तो यहाँ पे ग्राफ देखना कैसे बनेगा, जब इसकी वैल्यू बढ़ाई जाती है तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। यहाँ पे किसी भी तरीके का इसके साथ में कोई कांस्टेंट नहीं है। वाई एक्सिस पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मेन पॉइंट से स्टार्ट होगा ग्राफ, इस मेन पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट होगा। तो देखिएगा इसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और कैसे बढ़ेगी, लीनियर बढ़ेगी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन, कैसी आती है, स्ट्रेट लाइन। और ये इसकी क्या हो जाएगी, स्लोप, एम, एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan थीटा।
तो इसको बोला जाता है स्लोप। और ये क्या है, इस मूल पॉइंट से, इसके मूल बिंदु से क्या हो रही है, ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो y इक्वल टू mx का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होती है। अगर इसी तरीके से बात करें रेडियस और n में अपने वो ग्राफ पूछ ले, ध्यान देना यहाँ पे क्या है, n स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, n है। मैंने कहा y एक्सिस पर क्या है, r, तो y समानुपाती इस n स्क्वायर की जगह x एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट है उसको क्या लिखेंगे, x। तो n की जगह अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिख देंगे और इसका क्या लगा देंगे, एक्स स्क्वायर। तो y समानुपाती एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। जब यहाँ पे ये समानुपाती का साइन हटाया जाता है तो क्या बनेगा, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। पहले क्या था, y इक्वल टू एम एक्स, अब क्या बनेगा, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। तो ऐसे बोला जाता है। डायरेक्ट याद रखने का तरीका क्या होता है कि ग्राफ किसके बीच बना रहे हैं अपन, ये तो क्या है स्लोप। ग्राफ किसके बीच चेक कर रहे हैं, y और x के बीच। y और x के बीच ग्राफ करना है तो जिसमें कम घात हो, डायरेक्ट मैट्रिक बता रहा हूं, कम घात की तरफ, कम घात की तरफ है ग्राफ का मुंह खोल दें। ये एक ट्रिक है सिंपल, कम घात की तरफ ग्राफ का मुंह खोल दें, अपना ग्राफ वही सही होगा। मुंह खोलने का मतलब क्या है, देखना ध्यान से, इसलिए तो सिंपल अपनी ट्रिक हो गई। देखना, मैं कह रहा हूँ इस एक्स स्क्वायर और वाई में अगर अपना ग्राफ चेक करना है तो मैंने कहा इस पे कितनी घात है, 2, एक्स पर कितनी पावर है, 2, यहाँ पे 2 पावर है, वाई पे कितनी है, 1। तो मैंने कहा ग्राफ उसकी तरफ खुलेगा जहाँ पे पावर कम हो, तो कम घात की तरफ ग्राफ का मुंह खोल देना है। तो ग्राफ कैसा बनेगा वहाँ पे देखना, अभी इससे सेंटर पॉइंट या इससे स्टार्ट होगा अपना मेन पॉइंट से। तो ग्राफ मैंने कहा उसकी तरफ खोलना है जिसकी घात कम हो। y पर घात कितनी है, 1 है, y पर घात 1 होगी और x पर घात कितनी है, 2 है। तो अपने वो ग्राफ किसकी तरफ खोलना है, मुंह खोलने का मतलब क्या हुआ, देखना ध्यान से। ये जो ग्राफ खुला हुआ है, ये जो अपने ओपनली माउथ अपने इसको एक ट्रिक बेस्ड काम में ले लिया कि कम घात की तरफ क्या करना है, ग्राफ का मुंह खोलना है। इस कम घात की तरफ ग्राफ का मुंह मैंने खोल दिया, तो ये अपना ग्राफ किसके बीच हो गया, r और n के बीच अपना ग्राफ ये क्या है, सही है, करेक्ट है। अब अगर बात आती, अगर कंडीशन अप्लाई करते हैं, ये तो सिंपल बात हो गई, अपनी रेडियस के अकॉर्डिंग ग्राफ बन गए। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दूं, मान लो कि y पर कितनी घात होती, 2, y पर कितनी घात होती, 2 और x पर कितनी घात होती, 1। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो कैसा बनेगा, देखना। एक तो y और x के बीच, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसमें अगर ग्राफ की बात करते तो मैंने कहा अगर यहाँ पे क्या होता, r स्क्वायर होता और n होता तो ग्राफ कैसा आता। तो मैंने कहा जिसकी पावर कम है उसकी तरफ क्या करना है, ग्राफ को खोलना है। तो पावर किस पे कम है, इस x पर पावर कितनी है, 1 है। तो x पर पावर 1 है तो इसकी तरफ ग्राफ खुल जाएगा। तो ये अपना ग्राफ क्या होगा, करेक्ट होगा। इस तरीके से ग्राफ कंपेरेटिवली पढ़े जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा ग्राफ r और इसमें रिलेशन देके अपने को पूछ लेता है कि ग्राफ कौन सा करेक्ट होगा। तो याद रखना, इसी को मैंने बता दिया है। ये तो ग्राफ की बात हो गई। सेल ऑफ रेडियस के अकॉर्डिंग अपन ने कुछ ग्राफ्स पढ़ लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ वापस उसी सेल ऑफ रेडियस की, उसको कैसे लिख सकते हैं और उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। आर इजिकल टू अपन ने क्या बोला, 0.529 इंटू एम स्क्वायर बाय जेड। ये किस में चल रही थी वैल्यू, एंगस्ट्रॉम में। अब अगर मैं बात करूँ, देखना ध्यान से, अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट सेल में रेडियस बताओ। देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, मैं हाइड्रोजन एटम से इस रेडियस को क्या करूंगा, कोरिलेट करूंगा। इस रेडियस को किसकी रेडियस से कैलकुलेट करूंगा, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट सेल से। तो देखना ध्यान से कैसे, क्या कहना चाह रहा है, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट सेल, इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस चेक करनी है किसकी, फर्स्ट सेल की। किसकी, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट सेल। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट सेल की रेडियस इज इक्वल टू क्या होगी, देखना 0.529, अपना सिंपल जो फॉर्मूला है वो लगा रहा हूं मैं। n की
की जगह क्या है फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल का मतलब n इजिकल टू क्या हो गया 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 स्क्वायर अपॉन z की, z का मतलब हाइड्रोजन एटम का z कितना होता है 1, परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो ये जो R1 ऑफ हाइड्रोजन कितनी आएगी 0.529 आ गई। R1 ऑफ हाइड्रोजन कितनी आ गई 0.529। अपने फॉर्मूले में क्या है देखना ध्यान से एक बार, 0.529 ये जो वैल्यू है 0.529, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ R1 हाइड्रोजन। तो इसके कंपैरेटिवली किसी सेल की रेडियस कैसे लिखी जा सकती है, R इजिकल टू R1 हाइड्रोजन की, इस 0.529 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ R1 हाइड्रोजन इनटू क्या होगा m² बाय z। ये वैल्यू किस में चलेगी एंगस्ट्रॉम में। तो ये मैंने कहा किसी सेल की रेडियस और किसी हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की रेडियस में क्या रिलेशन देखने को मिलता है, इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना। इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने इसमें कोरिलेट करके बता दिया दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है ये सही होगा। अब देखना ध्यान से, अब क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं इससे, रेडियस ऑफ सेल में से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। अपने हाइड्रोजन एटम से स्टार्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन एटम जनरली इसी से क्या होगा इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद एटम्स की अपन क्या करेंगे नेचर चेंज करेंगे। सिंपल हाइड्रोजन से चेक कर लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन क्या होगा, जैसे अपने को क्या पूछ ले, हाइड्रोजन एटम के 5 कोषों की 5 सेल्स 5 कोषों की त्रिज्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, हाइड्रोजन एटम के 5 कोषों की त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखिएगा ध्यान से देखिए, ये कह रहा है हाइड्रोजन एटम के 5 कोष, प्रथम 5 कोष की बात कर रहा है। तो देखना ध्यान से 5 कौन से हो गए, n इजिकल टू 1 प्रथम कोष, n इजिकल टू 2 द्वितीय कोष, n इजिकल टू 3 तृतीय कोष, n इजिकल टू 4 और n इजिकल टू 5। ये क्या हो गए प्रथम में 5 कोष 5 सेल हो गए। इसमें अपने को क्या कैलकुलेट करना है, उसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे देखना, मैंने कहा सबसे पहले रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, कौन से सेल की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेल की। तो क्या होगा 0.529 इंटू m² बाई जेड। n किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 1 की स्क्वायर अपॉन z क्या होगा हाइड्रोजन एटम 1। तो ये कितनी आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो फर्स्ट सेल की रेडियस कितनी आ गई 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से मैं क्या करूँ, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कौन से सेल की, सेकंड सेल की बात करूं तो क्या होगा 0.529 इंटू m² बाई जेड। n कौन सा आपकी बात सेकंड सेल है, इसका मतलब 2 की स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन एटम का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको कैलकुलेट कर लेना। 0.529 इंटू 4 इसको कैलकुलेट कर लेना, किस में आएगी वैल्यू। अगर मैं इस हाइड्रोजन एटम के प्रथम कोष की जो त्रिज्या है उसको मैं कितना मान लेता हूँ, ये कितनी है r है। इसको कितना कंसीडर कर रहा हूँ मैं, r कंसीडर कर रहा हूँ। तो 0.529 एंगस्ट्रॉम को मैं कितना लिख सकता हूँ r। तो 0.529 एंगस्ट्रॉम को कितना लिख दूँ, यहाँ पे r लिख दूँ। तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 4r। इसी तरीके से रेडियस हाइड्रोजन एटम तीसरे सेल की कितनी होगी 0.529 इंटू 9। तीसरे सेल की बात करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम को कितनी लिख देता हूँ मैं, r कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये r हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 9r। इसी तरीके से R4 हाइड्रोजन एटम कितनी आएगी 0.529 इंटू 4 यानी 16 हो गई। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 16r। इसी तरीके से हाइड्रोजन एटम के 5th सेल की अगर मैं बात करूँ इंटू 25, तो ये कितनी आएगी 25r। तो ऐसे कैलकुलेट की जाती है। अपने को क्या पूछ ले, हाइड्रोजन एटम के प्रथम 5 कोषों की त्रिज्या ज्ञात करो। तो प्रथम कोष की त्रिज्या r हो गई, सेकंड की कितनी 4r, थर्ड की 9r,
फोर्थ की कितनी 16R और फिफ्थ की कितनी 25R। अपने को क्या पूछ ले, रेशियो पूछ ले। अगर इनमें क्या पूछ ले, रेशियो पूछ ले, इन हाइड्रोजन के प्रथम 5 कोषों की त्रिज्याओं का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो कैसे बताया जाएगा, देखना ध्यान से। रेशियो प्रथम कोष की त्रिज्या कितनी है R, द्वितीय कोष की 4R, फिर उसके बाद 9R, उसके बाद 16R और उसके बाद 25R। तो रेशियो क्या हो गया 1:4:9:6:25 इज द करेक्ट आंसर। अगर अपने को क्या पूछ ले, रेशियो पूछ ले इनका, तो अपने को क्या बताना है, ये बताना है। अगर क्वेश्चन क्या पूछ ले, इन कोष की त्रिज्याओं के दूरियों का अनुपात क्या होगा, एक तो क्या पूछ ले त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, एक क्या पूछ ले इन सभी कोष में प्रथम 5 कोषों की दूरियों का अनुपात क्या होगा। तो किसको कैसे सोल्व किया जाएगा, देखना ध्यान से। इसको उतार लो पहले, चलिए किसकी मैं बात कर रहा हूं, अबे दूरियों का अनुपात पूछ ले अपने वो क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम 5 कोषों की दूरियों का अनुपात क्या होगा। दूरियों का अनुपात कैसे निकाला जाता है, देखना ध्यान से। क्या पूछ ले, डिस्टेंस रेशियो, दूरियों का अनुपात क्या होगा। तो दूरियों का अनुपात इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कोष है, ये कौन सा कोष है, प्रथम कोष, द्वितीय कोष, तृतीय कोष, ये कौन सा है चौथा कोष, ये कौन सा है पांचवा कोष। अपने को क्या पूछ ले, इनके दूरियों का अनुपात बताओ, इनकी दूरियों का अनुपात बताना है। इसका मतलब क्या हुआ, इन कोषों के बीच, इनके बीच जो डिफरेंस है, इन कोषों के बीच क्या बताना है, डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस पूछ रहा है, इन कोषों के बीच ये जो डिफरेंस है इसकी बात कर रहा है। दूरियों का अनुपात बताओ, इसका मतलब है दो कोषों के बीच ये जो डिफरेंस है, इनके बीच डिफरेंस आएगा, उसकी बात कर रहा है। तो डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, देखना ध्यान से। जैसे यहाँ पे मैंने बात की फर्स्ट सेल के लिए, फर्स्ट सेल के लिए रेडियस कितनी बोली थी, फर्स्ट सेल के लिए रेडियस कितनी आई अपनी R, उसके बाद सेकंड के लिए कितनी आई 4R, और थर्ड के लिए 9R, फोर्थ के लिए 16R और फिफ्थ के लिए 25R। अब इसमें अपने को क्या चेक करना है, दूरियों का अनुपात। इसका मतलब इन कोषों के बीच, दो कोषों के बीच क्या चेक करना है, डिफरेंस चेक करना है। तो इनके डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, जब 4R में से 1R गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 3R। इन दोनों के डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो कितना आएगा 5R। इन दोनों के बीच अगर डिफरेंस की बात करूँ तो कितना आएगा 7R। इन दोनों के बीच डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना आएगा 9R। तो ये क्या हो गया, दूरियों का अनुपात हो गया। अपने को क्या पूछ रहे, सिंपल त्रिज्याओं का अनुपात, और ये क्या है दूरियों का अनुपात। तो दूरियों का अनुपात अगर पूछ रहे अपने को क्या बताना है, 3R रेशियो 5R रेशियो 7R रेशियो 9R। तो इसका क्या होगा, रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9। ये किसका अनुपात हो गया, डिस्टेंस रेशियो हो गया। दूरियों का अनुपात अगर पूछे तो ये बताना है, अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछे तो ये बताना है। तो ये क्वेश्चन हो गए टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसी तरीके से अपन कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखना ध्यान से। तो त्रिज्या किस बात पर डिपेंड करेगी, त्रिज्या बढ़ने से कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिव होंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब किसी सेल की रेडियस अपन ने क्या बोली, R समानुपाती क्या होती है, सेल नंबर के स्क्वायर के समानुपाती, और क्या होती है एटॉमिक नंबर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर मैं ये कहूँ कि रेडियस बढ़ेगी, R क्या है यहाँ पे रेडियस, त्रिज्या बढ़ेगी, तो क्या होगा नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, या तो मैं ऐसे बोल दूं कि नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी। अगर z की अगर मैं बात करूं, अगर क्या है z कांस्टेंट है, इफ z इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट,
अगर z कांस्टेंट है तो r किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ है सेल नंबर की स्क्वायर के समानुपाती होगा। तो मैंने कहा अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, किसी कोष की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, उस कोष की त्रिज्या भी बढ़ेगी। त्रिज्या बढ़ने से क्या होता है, क्रमागत कंटिन्यू कोषों के बीच दूरी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखना, क्रमागत कोषों के बीच की दूरी भी बढ़ेगी। तो क्या याद रखना है, मैंने कहा किसी एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ने से, कोष की संख्या बढ़ने से क्या बढ़ती है, उस कोष की त्रिज्या बढ़ती है। जब त्रिज्या बढ़ जाएगी तो क्रमागत कोष के बीच की दूरी भी बढ़ेगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखना, जैसे ये नाभिक है, ये क्या है, नाभिक, इसके चारों ओर ये क्या है, सेल। मैंने कहा सेल की संख्या बढ़ने से, अभी क्या है, फर्स्ट वाला सेल, उसके बाद मैंने कहा सेल की संख्या बढ़ेगी। मान लो ये कौन सा सेल है, दूसरा सेल। सेल की संख्या बढ़ने से क्या होता है, ये रेडियस पहले r थी, अब रेडियस क्या हो गई, देखना, सेल की संख्या बढ़ने से ये रेडियस क्या हो गई, थोड़ी इससे तो ज़्यादा ही हो गई, मतलब रेडियस से बढ़ती है। अब अगर मैं कहूँ, अगर तीसरा सेल आए, ये क्या है, अगर से नंबर ऑफ सेल और बढ़ा दूँ तो इनके बीच जो कंटिन्यूली क्रमागत, ये जो डिस्टेंस है, क्रमागत दो सेल के बीच की दूरी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो इनके बीच ये जो डिस्टेंस क्या है, पहले कम थी, उसके बाद ये जो नंबर ऑफ सेल बढ़ने से क्रमागत दो कोषों के बीच की दूरी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो रेडियस बढ़ेगी तो इन दोनों के बीच की दूरी भी बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखना है कि रेडियस किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है। अब इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, इसी पर बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है रेडियस में, देखना ध्यान से। देखना क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हीलियम आयन के लिए, क्या पूछता है, हीलियम प्लस आयन के लिए इसके तीसरे कोष की त्रिज्या कितनी दे रखी है, r दे रखी हो, तो अपने को क्या पूछ ले, लिथियम प्लस 2 के लिए, इसके लिए लिथियम प्लस 2 के लिए इसके कौन से कोष की त्रिज्या पूछ ले, अपने को चौथे कोष की त्रिज्या पूछ ले। लिथियम प्लस 2 के चौथे कोष की त्रिज्या अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अपने को किसकी त्रिज्या दे रखी है, सबसे पहले वो चेक करेंगे। अपने को हीलियम प्लस आयन की क्या दे रखी है, तीसरे कोष की त्रिज्या दे रखी है, कितनी है, और अपने को निकालना क्या है, लिथियम प्लस 2 के चौथे कोष की त्रिज्या अपने को निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा इसमें n की वैल्यू कितनी है, कौन से कोष की निकालनी है, दी हुई है तीसरे कोष की। किसके लिए, एटम कौन सा है, हीलियम प्लस। यहाँ पे क्या हुआ, n की वैल्यू कौन सा कोष है, चौथा कोष। यहाँ पे किसके लिए निकालनी है, एटम कौन सा है, लिथियम प्लस 2। तो देखना कैसे निकाली जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अपने को जो दिया है वो सबसे पहले अपन लिख लेंगे, R3 हीलियम प्लस इजिकल टू क्या होगा, 0 पॉइंट, अपना जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे, 0.529 इंटू क्या होगा, n²/z। n यहाँ पे क्या है, 3, तो 3 की स्क्वायर, z कितना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो यहाँ पे R3He प्लस इजिकल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम है इन फर्स्ट सेल। ये क्या बोला जाता है, 0.529 अपन पढ़ा था। ये जो हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट सेल की रेडियस क्या होती है, 0.529 इंटू 9/2। ये क्या हो गई, लिथियम की अपने को क्वेश्चन में दी गई, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, r दे रखी है, r। अब देखना ध्यान से, अब अगर मैं बात करूं, ये अपने को कितनी दे रखी है, r दे रखी है। तो R1 हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, कितनी आएगी, R1 ऑफ हाइड्रोजन इजिकल टू क्या होगा, ये R1 हाइड्रोजन निकालेंगे तो यह कितना होगा, 2r/9।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें देखना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो R1 हाइड्रोजन यहाँ से कितनी आएगी 2R/9। अब इस वैल्यू को अपने क्वेश्चन में तो ये दिया गया है, इतने बात का पता होना चाहिए। अब अपन क्या करेंगे देखना, पूछा क्या है लिथियम +2 के चौथे कोष की त्रिज्या बताओ, तो कैसे निकाली जाती है देखना ध्यान से। चौथे कोष का मतलब क्या हुआ देखना, R4 लिथियम +2 फॉर्मूला लगा देते हैं 0.529 इंटू m²/z। n क्या है यहाँ पे 4 बाय क्या होगा z कितना होता है लिथियम का 3, तो R4 ऑफ लिथियम +2 इज इक्वल टू क्या होगा 0.529 इंटू 16/3। एंगस्ट्रॉम में चल रही है अपनी वैल्यू, ये भी किसमें एंगस्ट्रॉम में, तो 0.529 क्या होती है R4 ऑफ लिथियम +2 0.529 एंगस्ट्रॉम किसकी वैल्यू होती है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट सेल इंटू 16/3। तो R1 हाइड्रोजन की वैल्यू अब अपने को क्या चेक करनी है, R4 ऑफ लिथियम +2 के चौथे कोष की त्रिज्या ये हो गई। अब अपने को क्या दिया गया था क्वेश्चन में, अपने क्या निकाला उस लिए इस क्वेश्चन में दी गई ट्रिक से अपने क्या निकाला R1 हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है 2R/9। ये वैल्यू कहाँ रख दूंगा मैं, इसमें रख दूंगा R1 हाइड्रोजन, अपने पास क्या आ जाएगी R4 लिथियम +2। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूँ 2R/9 इंटू 16/3 तो ये कितनी आएगी 32R/27। ये वैल्यू क्या होगी अपनी, तो एक एटम की क्या दे दे, किसी भी कोष की त्रिज्या दे दे और दूसरे एटम की किसी दूसरे कोष की त्रिज्या पूछ ले तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है मैंने बता दिया। अब अगर ये तो एक सिंपल ट्रिक होगी कि अपने क्वेश्चन में दिया गया उसको निकाल लेंगे डायरेक्ट इस तरीके से कि पहले मान निकालेंगे फिर उसमें पुटअप करेंगे, उसके बाद अपना आंसर आएगा। डायरेक्ट ट्रिक कौन सी है वो भी मैं थोड़ी बता देता हूँ, देखिएगा डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है। इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे निकालें देखिएगा ध्यान से। तो ट्रिक बाय कैसी भी हो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो देखिए डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले क्या करेंगे जो क्वेश्चन में अपने को पूछा है वो लिख लेंगे R4 लिथियम +2 उसमें किसका भाग दे देंगे जो दिया गया है R3 हीलियम प्लस, इसमें जो फॉर्मूला अपन उसको काम में ले लेंगे 0.529 इंटू m²/z। इसके लिए m² कितना है 4, तो 4² कितना होगा यहाँ पे लिथियम का कितना होता है 3/0.529। ये वैल्यू किसमें है एंगस्ट्रॉम में, और अपने को क्या करना है जो दी गई है वो उसकी वैल्यू यहाँ पे n कितना होगा m²/z 3। तीसरे को उसकी बात कर रहा है तो 3/z कितना होगा 2। ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 16/3/9/2। ये वैल्यू आ गई अपनी। अब देखना इस वैल्यू अपने को क्या दिया है क्वेश्चन में, हीलियम प्लस के लिए तीसरे कोष की त्रिज्या कितनी है R, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है। ये जो वैल्यू अपने क्वेश्चन में कितनी दे रखी है R दे रखी है, R3 हीलियम प्लस कितनी है R है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखना आप ध्यान से, R4 अपने ज्ञात क्या करना है R4 लिथियम +2 अपॉन ये वैल्यू कितनी है R, ये किसके इक्वल है 16/3/9/2। इसका मतलब क्या हुआ 32/27। तो अब R4 अपने को क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो R4 ऑफ लिथियम +2 क्या हो जाएगी 32/27। ये R इधर चला जाएगा R। तो जो अपने ट्रिक डायरेक्ट अपने इसे निकाल सकते हैं कि जो पूछा है अपने को उसको लिख देंगे और दिया गया उसको उसके अपॉन में लिख देंगे, उसके बाद अपना जनरल फॉर्मूला चलेगा, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट भी अपन यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। कौन से भी तरीके को काम में ले सकते हो निकालने के लिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि बेस्ट आपको कौन सा लग रहा है। तो उतार लीजिए इसको।
अब अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, देखना ध्यान से। देखना क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन परमाणु के, हाइड्रोजन एटम के दूसरे और पांचवें कोष के, दूसरे व पांचवें कोष के बीच की दूरी बताओ, के बीच की दूरी बताओ, बीच की दूरी कितनी होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखना ध्यान से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने को क्या चेक करना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस पर गौर करना है। तो देखिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ, ये क्या है, नाभिक, हाइड्रोजन एटम का क्या है, नाभिक। इसके चारों ओर अपने को क्या करना है, सेल रिप्रेजेंट करने हैं। सेल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, देखिएगा ध्यान से। ये क्या हो गए, सेल। अब देखना मैं क्या कह रहा हूँ, ये N=1 हाइड्रोजन एटम का कौन सा सेल है, फर्स्ट। N=2 सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, और ये कौन सा सेल है, फिफ्थ सेल। अब देखना इसने क्या पूछा है, हाइड्रोजन परमाणु के सेकंड और फिफ्थ सेल के बीच की डिस्टेंस। सेकंड तो ये हो गया, सेकंड सेल कौन सा हो गया, ये सेकंड और फिफ्थ के बीच की पूछी है डिस्टेंस। इसका मतलब इन दोनों के बीच क्या पूछी है, डिस्टेंस पूछी है। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिफरेंस पूछा, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा। अब बात आती है, एक तो हाइड्रोजन परमाणु की दूसरे कोष की त्रिज्या, और एक हो गई रेडियस ऑफ ए फिफ्थ सेल ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों में से ज़्यादा कौन सी होगी। तो मैंने बात बोली थी, अगर अपन डिफरेंस निकालेंगे तो ज़्यादा में से क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ज़्यादा ये होगी या ये होगी, ये किससे डिसाइड करेंगे। मैंने बोला था अगर किसी कोष की त्रिज्या बढ़ेगी उसमें क्या होगा, क्यों बढ़ेगी वो, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो किसी कोष की त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ती है। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने से उस कोष की त्रिज्या बढ़ती है। तो इनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन सा सेल है, फिफ्थ सेल, और यहाँ पे कौन सा है, सेकंड सेल। तो इनकी त्रिज्या ज़्यादा किसकी होगी, इससे पांचवें कोष की त्रिज्या ज़्यादा होगी, क्योंकि कोष की संख्या बढ़ने से रेडियस बढ़ जाती है। अगर डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ, अपने क्या पूछा है जनरली इस क्वेश्चन में, पहचानना होगा कि इन दोनों के बीच डिस्टेंस पूछने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच रेडियस का डिफरेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस को अगर मैं बात करूँ, इन दोनों के बीच डिस्टेंस को मैं क्या लिख रहा हूँ, d से। तो ज़्यादा कौन सी होगी, अगर मैं बात करूँ R5 हाइड्रोजन एटम के पांचवें कोष की त्रिज्या, हाइड्रोजन एटम के पांचवें कोष की त्रिज्या ज़्यादा होगी, तो इसमें से ज़्यादा में से कम घटाऊंगा तभी तो अपनी क्या आएगी, डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी। तो देखना मैंने कहा इसकी रेडियस क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसी में से घटेगा। क्यों होती है ज़्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ने से रेडियस बढ़ती है। इसमें से क्या घटाना है, रेडियस ऑफ ए सेकेंड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये अपने को घटाना है। तो देखना कैसे अपना जनरल फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। इसमें जनरल अपना फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं। D क्या होगा, R5 हाइड्रोजन, इसका मतलब 0.529 इंटू n²/z। n यहाँ पे कितना है, 5 का स्क्वायर अपॉन z कितना होगा हाइड्रोजन एटम के लिए 1, माइनस कितना होगा 0.529 और n²/z, n कितना है यहाँ पे 2/1। ये वैल्यू किस में चलेगी, एंगस्ट्रॉम में। तो D क्या आएगा, देखना ध्यान से। D आएगा यहाँ पर 0.529, क्या आएगा 0.529 इंटू 25 माइनस 0.529 इंटू 4। अब इसको कैसे निकालेंगे देखना।
0.529 को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ। 0.529 दोनों में है, इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो 25 में से क्या कर दूंगा मैं, 4 कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगी डी की वैल्यू 0.529 इंटू कितना बचेगा 21। ये किस में वैल्यू, एंगस्ट्रॉन में। तो ये जो वैल्यू आई है, ये अपनी जो वैल्यू आई है, इसको अपन क्या कर देंगे, इसका करेक्ट आंसर इसको सोल्व कर लेना। जितना आंसर आएगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन एटम के दूसरे और पांचवें कोष की बीच की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, डी से। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको सोल्व कर लेना, ये करेक्ट आंसर होगा। तो किसी एटम के, सेम एटम है जिसमें क्या पूछ लिए, दो कोषों के बीच की डिस्टेंस पूछ लेता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। और जैसे क्वेश्चन और कैसे पूछे जा सकते हैं, देखना ध्यान से। लिथियम प्लस 2 के दूसरे कोष की सेकंड सेल की क्या चेक करनी है, परिधि बताओ। क्या पूछ ले, लिथियम प्लस 2 के दूसरे कोष की परिधि बताओ। अब बात आती है ये परिधि क्या होती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ये क्या है, नाभिक। इस नाभिक के चारों ओर ये क्या है, ऑर्बिट या सेल, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से। इन सेल अगर n = 1 है तो फर्स्ट सेल, n = 2 है सेकंड सेल, n = 3 है तो थर्ड सेल। इसको क्या बोला जाता है, KLM। अब बात कर रहा हूँ मैं परिधि की। ये जो सेल हैं इनकी परिधि क्या बोली जाती है, इनकी परिधि होती है 2πr। और ये रेडियस जिस एटम के लिए, यहाँ पे कोई एटम होगा और उसका सेल होगा। जैसे n सेल की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी एटम हो सकता है, उसकी परिधि अपने को पूछ सकता है। किसी भी सेल में किसी ऑर्बिट या सेल की परिधि क्या होती है, 2πr। r क्या है यहाँ पे, रेडियस का मतलब ये कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस सेल में है, जिस एटम की, तो उसकी वो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। जिस सेल में इलेक्ट्रॉन है उस सेल की वो क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। जैसे अपने को क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अपने को क्या चेक करना है, दूसरे कोष की परिधि। दूसरे कोष का मतलब क्या होगा, n = 2 पर इसकी परिधि भी क्या होगी, 2πr होगी। इसकी भी 2πr होगी, इसकी भी क्या होगी, 2πr होगी। तो परिधि क्या होती है, 2πr। अपने को क्या बताना है, परिधि बतानी है। परिधि = क्या होगा, 2πr। आर यहाँ पे क्या होगी, लिथियम प्लस 2 की बात कर रहा है। मैंने कहा यहाँ पे कोई भी एटम हो सकता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, रेडियस यहाँ पे किसकी हो गई है, लिथियम प्लस 2 की। तो लिथियम प्लस 2 की रेडियस कौन से कोष की होगी, सेकंड कोष की अपने बात पूछ रहा है। सेकंड कोष का मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2 है। तो सेकंड कोष की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। अब अपना फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रख देते हैं। 2 × पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। अपने क्या चेक करें, ये परिधि चेक कर रहे हैं। 22/7 इंटू अपने ये किसका फॉर्मूला हो गया, रेडियस ऑफ लिथियम प्लस 2 इन सेकंड सेल। तो कैसे कैलकुलेट की जाती है, 0.529 अपना फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटू n² n² कितना है, सेकंड कोष की बात करा है। n² का मतलब 2² कितना होगा लिथियम के लिए, 3। ये किस में चल रही है वैल्यू, एंगस्ट्रॉम में। तो परिधि बराबर क्या होगा, 2 × 22/7 इंटू 0.529 इंटू 4/3 एंगस्ट्रॉम। इसको सोल्व कर लेना। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एंगस्ट्रॉम में होगी। और अपना क्या होगा, आंसर है करेक्ट होगा। तो किसी एटम में अपने को क्या दे दे, उसका सेल दे दे और उसमें क्या पूछ ले, परिधि पूछ ले। तो अपने को फॉर्मूला क्या लगाना है, 2πr और उसकी
कोस कौन सा है और एटम कौन सा है उस बात पे डिपेंड करेगा इस साइन स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट कर अपन क्या निकाल लेंगे, उससे कोस की वृद्धि निकाल लेंगे। इसी तरीके से कुछ एटम्स अपने को चेंज कर देगा, यहाँ पे कोस भी चेंज कर देगा, अपने क्या पूछ लेगा, वृद्धि बताओ। तो ये तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात होगी, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेडियस से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या वेरिएशन दे सकता है, उसकी मैंने चर्चा कर ली। कई बार क्वेश्चन एक और बता देता हूं मैं, कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है, एरिया पे आ जाता है। अपने को क्या देता है, क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है, कई बार मैं शॉर्टली बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन में क्या दे देता है, कोई एटम दे देता है, कोई भी एटम दे देता है। उस एटम में क्या पूछता है, उसमें कोस या सेल दे देगा। दो एटम के क्या दे देंगे, सेल मिल जाएगा अपने को, और उसकी और क्या मिल जाएगी, उसकी नेचर पता चल जाएगी। तो अपने को क्या पूछ लेता है, एरिया का रेशियो बताओ। एरिया का रेशियो, एरिया रेशियो कैसे देखा जाता है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। ऐसे बहुत कम पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एरिया रेशियो का मतलब क्या है, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। एरिया क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या हुआ, त्रिज्या के स्क्वायर के क्या होता है, समानुपाती होता है। त्रिज्या के स्क्वायर के समानुपाती। ये क्या है, किसी सेल की रेडियस, किसी सेल की क्या है, रेडियस। तो अपने को कोई भी एटम दे दे, उसमें से कोई भी सेल हो, अपने क्या करेंगे, अगर एरिया निकालना है, जैसे दो एटम दे रखे हैं, वो 1 नंबर और 2 नंबर एटम है, एटम को मानो 1 नंबर और 2 नंबर। तो अपने को क्या करना है, अगर एरिया इन दोनों एटम्स का एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, R1 ऑफ ए फर्स्ट एटम की क्या हो जाएगी, स्क्वायर अपॉन R2 ऑफ ए सेकेंड एटम की स्क्वायर। इस तरीके से अपने को क्या करना है, एरिया रेशियो कैलकुलेट करना है। R क्या है, यहाँ पे किसी सेल की रेडियस, अपना फॉर्मूला लगा देना इसमें 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, और उसके ओवरऑल क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। तो कई बार क्या पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, एरिया रेशियो का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल अपने को देख लेना, कोई भी जैसे एक हाइड्रोजन हीलियम के लिए कुछ भी अपने कोई भी कोर्स लेकर अपने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे लिथियम, और मैं बात कर लेता हूँ छोटी सी, जैसे लिथियम और बेरिलियम +3 और लिथियम है +2, इन दोनों की बात कर ले। इसमें क्या पूछ ले, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो इन दोनों क्या बताओ, इसके तो थर्ड सेल में और इसके फोर्थ सेल में, इसके फोर्थ सेल में थर्ड सेल में एरिया का रेशियो क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे, A1/A2 इजिकल टू क्या होगा, R1 ऑफ ए, कौन सा आइटम है, लिथियम +2, और क्या होगा R2 ऑफ ए किसका, बेरिलियम +3 का। तो देखना यहाँ पे कैसे निकाला जाता है। R1 का मतलब 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड। n स्क्वायर बाई जेड का मतलब क्या हुआ, इसमें n कितना है, लिथियम के लिए थर्ड सेल n इजिकल टू 3 है, तो 9/z कितना होगा, 3 अपॉन इसकी ओवरऑल अपने को क्या करनी, स्क्वायर कर दी मैंने इसकी, n स्क्वायर बाई जेड, इसकी भी अपने को क्या करनी है, स्क्वायर करनी पड़ेगी, इसकी भी अपने को क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायर करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पे ओवरऑल क्या है, स्क्वायर। अपने को एरिया निकाल रहे हैं, यहाँ पे रेडियस नहीं चेक कर रहे, तो इसकी ओवरऑल स्क्वायर करनी पड़ेगी। इसके बाद अपन रेडियस किसके चेक करेंगे, 0.529 स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या होगा, बेरिलियम +3 के लिए यहाँ पे n स्क्वायर बाई जेड की वैल्यू, n कितना दे रखा है, फोर्थ सेल के लिए बात कर रहे हैं, तो फोर्थ के लिए कितना हो जाएगा, 16 बाय कितना होगा, z कितना होगा बेरिलियम का 4, तो इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो एरिया A1/A2 कितना आ जाएगा, यहाँ से सोल्व कर लेना इसको, ये 0.529 ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर लेना, यहाँ पे कैलकुलेट करना। तो मैंने कहा कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, एरिया रेशियो का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसमें दो एटम्स के क्या दे दिए जाते हैं, एरिया उनका रेशियो पूछ लेता है, उसमें सेल दे दिया जाता है और एटम की नेचर भी चेंज कर दी जाती है। तो एरिया के क्वेश्चन कैसे आते हैं, रेडियस से रिलेटेड, उसकी मैंने बातें कर ली। तो ये तो बात हो गई किसी सेल के
रेडियस कैसे निकाली जाती है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, अब अपन बात करेंगे उन पोस्टुलेट्स के आधार पर क्या निकालेंगे। अब किसी सेल का जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, वो कितनी होती है। जिस तरीके से अपन ने क्या निकाला, रेडियस निकाली, उसी तरीके से अपन क्या चेक करेंगे अब किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है उसकी अपन बात करेंगे। तो देखना ध्यान से, सेकेंड में किसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट अपने रेडियस निकाले किसी सेल की रेडियस, अब मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है उसकी अपन मैं बात कर रहा हूँ। तो बोहर के पोस्टुलेट्स को काम में लेकर अपन क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे किसी सेल में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी कितनी आती है देखिएगा। तो अपन क्या चेक करेंगे इसमें, बोहर की पोस्टुलेट्स को काम में लेके, बोहर का पोस्टुलेट्स क्या था, बोहर ने बोला था जैसे किसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन तभी चक्कर लगा पाता है जब क्या हो, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब यहाँ पे क्या है, ये इंटीजर नंबर के रूप में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इतना है, एंगुलर मोमेंटम इतना होगा, तो क्या होगा, ये इससे सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्विंग करेगा, वरना नहीं करेगा इनके बीच डिस्टेंस से r। तो इसी पोस्टुलेट्स को काम में लेके अपन क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। तो देखना ध्यान से, इसने बोला था n इजिकल टू क्या होता है mvr, और ये क्या होना चाहिए h/2π का मल्टीपल इंटीग्रल nh/2π हो गया। अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले देखना ध्यान से, इसमें अपन क्या निकालेंगे v, इसमें क्या निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी nh/2π, ये v निकाल रहे हैं, mr यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, ये v की क्या हो गई, यहाँ पे वैल्यू हो गई, v की वैल्यू हो गई। अब अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, देखना ध्यान से, इस अपना r का फॉर्मूला क्या था, अभी अपने रेडियस निकाली, उसका फॉर्मूला क्या था, m²h²/4π² m² z। ये अपने किसका फॉर्मूला था, अभी जो अपने रेडियस निकाली थी उसका फॉर्मूला था, जिसमें अपन ने m² और z को अलग शो करके और इसकी वैल्यू अपने क्या कर ली थी, काउंट कर ली थी, 0.529 इसकी वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू अपने कैलकुलेट कर ली। अगर मैं इसकी बात करूं, अब इस कंपाउंड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान से देखिए, इस r की जगह अपने क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल। इस वेलोसिटी में ये क्या है, रेडियस ऑफ सेल, ये r यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ सेल। रेडियस ऑफ सेल अपन ने निकाल ली, r क्या है कि अपनी m²h²/4π² m² z। ये जो r रेडियस ऑफ सेल इसमें रख दूं, इस वैल्यू में रख दूं, तो v इक्वल टू क्या आएगा देखिएगा, nh/2π m, इस r की जगह मैं रख रहा हूँ, देखना m²h², ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, 4π² m² z। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको काट दो, यहाँ पे क्या 2 आएगा, 2π NH से NH कैंसिल हो गया, v इक्वल टू क्या बचेगा देखना ध्यान से, 2π m से m कैंसिल हो रहा है, काट दो, e² z/NH, ये वैल्यू बची। v इक्वल टू क्या आया, ये किस में चल रही है वैल्यू, मीटर प्रति सेकंड में। वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड। v इक्वल टू क्या हो गया, 2π e² z/NH। अब अगर इसको मैं ओपनली लिख लेता हूँ, थोड़ा देखना ध्यान से, इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ मैं। सेपरेट करने का मतलब क्या है देखिएगा ध्यान से, अपना फॉर्मूला क्या आया, v इक्वल टू 2π e² z/NH। तो v इक्वल टू अगर मैं रख दूं यहाँ पे, इस z और n की वैल्यू को अगर मैं सेपरेट कर लूँ, जैसे अपन ने किस में किया था, रेडियस में अपने क्या कर लिया था, सेपरेट कर लिया था, तो क्या होगा, v इक्वल टू 2π e² इंटू z/n। इसको मैंने क्या कर दिया, z/n को थोड़ा सेपरेट करके लिख लिया। अब ये जो वैल्यू है
2π² इसकी वैल्यू कितनी होती है, फिक्स होती है। वो वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आती है, फिक्स होती है। वो वैल्यू इसकी आती है 2.1, कितनी आती है 2.188 इंटू 10⁻, कितनी होती है इसकी वैल्यू फिक्स है 2.188 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। इसको जब सोल्व करेंगे, ई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, ई क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज, एच यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। जब इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू रखी जाती है तो इस ये जो वैल्यू इसकी वैल्यू क्या आती है, फिक्स आती है 2.188 इंटू 10⁻6। तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे बताई जाएगी, अब इस वैल्यू की जगह में अगर ये वैल्यू रख दूँ 2.188 10⁻6 इंटू z/n, ये जो वैल्यू आती है ये क्या होगी, किसी सेल में घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड में। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, v = 2.188 10⁻6 z/n मीटर पर सेकंड। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, इसी पर क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। ये तो अपने इसकी डेरिवेशन की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं इसके कुछ ग्राफ, जैसे अपन रेडियस में देखे उसी तरीके से अपन कुछ ग्राफ की बात करेंगे। तो देखना ध्यान से ग्राफ की, ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ग्राफ कैसे पूछ सकता है वो। तो देखिएगा ग्राफ कैसे पूछा जा सकता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो अपना फॉर्मूला क्या है, v किस बात पर डिपेंड करेगा, एक तो z और एक n पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर n की संख्या बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा, n बढ़ेगा, तो v क्या होगा, कम होगा। मैंने कहा नंबर ऑफ सेल बढ़ने से, नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ रहे हैं किसी एटम में, क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, तो उस एटम या उस ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वेलोसिटी कम हो गई तो क्रमागत कंटिन्यू जो कोषों में वेग क्या होगा, कम होगा। क्रमागत कोषों में वेग में अंतर क्या होगा, कम होगा। जैसे रेडियस में अपन ने पढ़ा कि नंबर ऑफ सेल बढ़ने से रेडियस बढ़ेगी और क्रमागत कोषों में रेडियस बढ़ती है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ने से वेलोसिटी कम हो रही है, इसी तरीके से क्रमागत कोषों में इनका वेग अंतर क्या होगा, कम होगा। तो रेडियस ज्यादा हो रही थी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ग्राफ देखना कैसे बनाए जाएंगे यहाँ पे। जैसे सबसे पहले मैं ग्राफ की बात करूं, जैसे फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या ले ली, z क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। जब z कांस्टेंट होगा तो ग्राफ किसके बीच होगा, v व्युत्क्रमानुपाती n के। तो यहाँ पे अगर ग्राफ की बात करूं तो देखना ध्यान से, एक तो मैंने कहा v के बीच ग्राफ बनाऊंगा और एक 1/n के बीच ग्राफ बनाना है। इसी तरीके से अगर ग्राफ की बात करें तो क्या कर सकता है वो, या तो v दे दे और इधर क्या दे दे, एक्स एक्सिस पर है n दे दे। तो यहाँ पे 1/n है और यहाँ पे क्या है, n है। तो इन दोनों के ग्राफ कैसे आएंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। y एक्सिस पे क्या है, v, y समानुपाती 1/n, इस पूरी वैल्यू की जगह क्या है, ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस। इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, y समानुपाती x। तो y = क्या हो जाएगा, mx। y = mx का ग्राफ कैसा आता है, मेन पॉइंट से स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ किसका हो गया, v समानुपाती 1/n, इन दोनों के बीच ग्राफ हो गया, स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर इसके बात करूँ मैं इस v और n में, यहाँ पे क्या है, n, ध्यान से देखिएगा, इस n की जगह क्या है, x। तो v की जगह है क्या है, y एक्सिस पर जो राशि ली गई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कोऑर्डिनेट है उस पर क्या लिया गया, उसको क्या, इसको
कैलकुलेट किया जाता है। तो 1/n, n की जगह क्या है यहाँ पे x है, तो अब अपन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे x, 1 क्या लिखेंगे x लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब n बढ़ेगा तो v क्या होगा, कम होगा, जब v कम होगा तो n बढ़ेगा, या मैं बोल दूं जब n कम होगा तो v बढ़ेगा, या n बढ़ेगा तो v कम होगा। इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला ग्राफ आएगा, जिसमें v की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे कहूँ सबसे ज़्यादा है तो n की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ n की वैल्यू अगर जितनी ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, v की वैल्यू कम होगी। तो ग्राफ किस तरीके का आएगा, पैराबोला ग्राफ आएगा। ये कौन सा ग्राफ किसके बीच हो गया, y व्युत्क्रमानुपाती 1/x के, y v और n के बीच में ग्राफ हो गया, जिसमें अपन इसकी कंपेरेटिव किससे कर लेंगे, इन ग्राफ से एक तो स्ट्रेट लाइन आती है, v और 1/n के बीच तो स्ट्रेट लाइन आती है, और v और n में ग्राफ कैसा आता है, पैराबोला आता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, इनके बीच कई बार ग्राफ भी पूछ लेता है एग्जाम में, इनके बीच ग्राफ कौन सा सही होगा। तो ये मैंने ग्राफ की बात कर ली। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन, किसी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसको उतार लीजिए, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको। चलिए टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेलोसिटी में टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे रेडियस में अपने कुछ क्वेश्चन देखे, उसी तरीके से क्या देखेंगे, वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अपना फॉर्मूला क्या था, v = 2.188 × 10⁶ Z/n मीटर/सेकेंड, ये अपनी वेलोसिटी है। इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इस वेलोसिटी को किससे कोरिलेट करूं, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट सेल से रिलेटेड करूं, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, देखना ध्यान से। मैंने कहा हाइड्रोजन के प्रथम कोष में वेलोसिटी कितनी आएगी, तो v हाइड्रोजन एटम कौन से कोष में, फर्स्ट कोष में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अपना फॉर्मूला लगा देते हैं, 2.188 × 10⁶ Z/n। Z/n का मतलब क्या हुआ, प्रथम कोष की बात करें हाइड्रोजन एटम के लिए z कितना होता है, 1 होता है, तो 1/1। तो v हाइड्रोजन एटम के वेलोसिटी प्रथम कोष में कितनी होगी, 2.188 × 10⁶ मीटर/सेकेंड। अब इस वैल्यू की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, और v1 हाइड्रोजन, देखना ध्यान से, इस वैल्यू की जगह और मैं क्या लिख सकता हूँ, v1 हाइड्रोजन। तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू ये रही मीटर/सेकेंड, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v1 हाइड्रोजन। तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से, v = वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल = 2.188 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v1 हाइड्रोजन × Z/n। इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना, ये भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, इसको भी ध्यान में रखना है अपने को। v1 हाइड्रोजन के फॉर्म में इसकी कंपैरेटिवली बात कर ली, इस फॉर्मूले को v1 हाइड्रोजन के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, किसी हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल में वेलोसिटी के रिलेटेड इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जा सकता है, और उसकी मैंने बातें कर ली। अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन क्या दे सकता है, हाइड्रोजन एटम के लिए जैसे अपन किसमें पढ़ा, रेडियस में क्वेश्चन पढ़े, वैसे इसमें पढ़ेंगे। हाइड्रोजन एटम के लिए प्रथम 5 कोषों में फर्स्ट 5 सेल्स में अपने को क्या करना है, वेलोसिटी काउंट करनी है।
वेग का अनुपात बताओ, वेग का अनुपात पूछ ले। प्रथम है 5 कोषों में, प्रथम 5 कोष का मतलब यहाँ पे क्या है, n = 1 2 3 4 5। देखना ध्यान से, इसको सोल्व करते हैं अपन 1 बाय 1। सबसे पहले मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ रहा है। सबसे पहले फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूँ, अपना फॉर्मूला क्या है, 2.188 × 10⁶ इंटू Z/n। Z/n का मतलब क्या हुआ, Z अपना क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर कितना 1, n कितना है, प्रथम सेल की बात करें, अगर इसको मैं क्या कह दूँ 2.188 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल के लिए वेलोसिटी कितनी आती है 2.188 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इसको मैं क्या दे देता हूँ, नाम है v। इसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया, v कंसीडर कर लिया। इसी तरीके से अपन मैं बात करूँ तो v2 हाइड्रोजन एटम के लिए सेकेंड कोष की वेलोसिटी कितनी होती है 2.188 × 10⁻⁶ इंटू सेकेंड कोष की अगर बात आती है Z/n का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम के लिए 1, Z का मतलब n का मतलब 2। सेकेंड कोष की बात करें तो यहाँ पे जो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v अपने कंसिडर कर लिया, ये क्या है v है, तो इसकी सेकेंड हाइड्रोजन एटम के सेकेंड कोष की वेलोसिटी कितनी होगी v/2। इसी तरीके से v3 ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी 2.188 × 10⁻⁶ इंटू 1/3, तो यहाँ पे कितनी आएगी v/3। इसी तरीके से v4 ऑफ हाइड्रोजन कितनी आएगी 2.188 × 10⁻⁶ इंटू 1/4, ये कितनी आएगी v/4। इसी तरीके से v5 ऑफ हाइड्रोजन कितनी आएगी 2.188 × 10⁻⁶ इंटू 1/5 इजिकल टू कितनी आएगी v/5। तो ये क्या हो गई, प्रथम दूसरे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम 500 कोष की क्या हो गई वेलोसिटी अपन ने कैलकुलेट कर ली, कितनी आती है v/2 v/3 v/4 v/5। इन बातों से क्या पता चल रहा है, जब कोष की संख्या बढ़ रही है, जब कोष की संख्या बढ़ने से, मैंने क्या बोला था, कोष की संख्या बढ़ने से वेलोसिटी क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है। देख लो पहले क्या थी v, उसके बाद हाफ हो गई, हाफ से भी कम हो गई, उसके बाद कम होती होती। इसका मतलब वेलोसिटी, कोष की संख्या बढ़ने से वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। और मैंने बात बोली थी क्रमागत कोषों के बीच इनकी वेलोसिटी का अंतर भी क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। अपने क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाइड्रोजन एटम के लिए प्रथम का 5 कोषों में वेग का अनुपात क्या होगा। अब इनका अगर मैं रेशियो की बात करूं, इन सभी के क्या करूं, रेशियो की बात करूं, तो रेशियो कैसे निकलेगा देखना। तो रेशियो कैसे निकलेगा देखना ध्यान से। ये किसके लिए था, फर्स्ट सेल के, सेकंड सेल कितना है v/2, थर्ड के लिए कितना है v/3, फोर्थ के लिए कितना है v/4, फिफ्थ सेल के लिए कितना है v/5। अब रेशियो की बात करोगे, रेशियो क्या कैसे लिखा, अलग अलग सेल की वेलोसिटी हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ देखना इसका रेशियो की। रेशियो फर्स्ट सेल के लिए v रेशियो v/2 रेशियो v/3 रेशियो v/4 रेशियो v/5। तो रेशियो कैसे, इसका रेशियो क्या होगा 1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। लगातार क्या आ रहा, वेलोसिटी कोष बढ़ने के साथ साथ कम हो रही है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो किसी हाइड्रोजन एटम के लिए प्रथम 5 कोषों में वेग का अनुपात क्या होगा 1 रेशियो 1/2 1/3 1/4 1/5। इसको ध्यान में रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन है पूछ लिए जाते हैं। अब एक बात आती है, ये तो हो गए हाइड्रोजन एटम के लिए प्रथम 5 कोषों में वेग कैसा निकाला जाता है, उसकी चर्चा अपन ने कर ली, इसका रेशियो की बात कर ली। और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वेलोसिटी से रिलेटेड, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये चीज़ें ज़्यादा टफ नहीं होती, इनको इजीली समझने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा टफ नहीं लेना इसको। जनरली बेसिक कंसेप्ट चल रहा है अपना, रेडियस में भी वही चल रहा था, वेलोसिटी में भी वही चल रहा था, कुछ क्वांटिटी अपनी क्या हो रही है यहाँ पे चेंज हो रही है। तो देखना ध्यान से, जैसे कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है कि v1 हाइड्रोजन एटम के प्रथम कोष में वेलोसिटी एंड, और क्या पूछ लेता है c यहाँ पे क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट
वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग और हाइड्रोजन एटम के प्रथम कोष में वेलोसिटी, इन दोनों में क्या पूछ लेता है, डिफरेंस पूछ लेता है, इन दोनों में रिलेशन पूछ लेता है। तो इसमें रिलेशन कैसे निकाला जाता है, इनके बीच रिलेशन क्या होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। प्रकाश का वेग इसकी वैल्यू कितनी होती है, c की वैल्यू कितनी बोली जाती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है इसमें। और वेलोसिटी किसकी, हाइड्रोजन एटम के प्रथम कोष की वेलोसिटी और प्रकाश के वेग में कई बार रिलेशन पूछ लेता है। करेक्ट आंसर क्या होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। रिलेशन कैसे निकाला जाता है देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा क्या क्या पूछता है, एक तो V1 हाइड्रोजन एटम के प्रथम कोष की वेलोसिटी, और अपने को क्या पूछता है, प्रकाश का वेग, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया, c से। इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है देखना ध्यान से। V1 हाइड्रोजन कितना बोला मैंने, 2.188 × 10⁶। ये क्या हो गया, V1 हाइड्रोजन हो गया, किस में चल रही है वैल्यू, मीटर पर सेकेंड में। ये तो अपनी किसकी वैल्यू हो गई, V1 हाइड्रोजन के प्रथम कोष का वेग कितना होता है, 2.188 × 10⁶, जिसको अपन ने क्या बोला था, V से रिप्रेजेंट किया था। अगर C की बात करूं, C की वैल्यू कितनी होती है, 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसकी हो गई, प्रकाश का वेग की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इसको सोल्व किया जाता है तो ये वैल्यू कितनी आती है, इसको सोल्व करने से ये वैल्यू आती है 1/137। ये इसकी वैल्यू आती है, किसका रेशियो हो गया ये, V1 हाइड्रोजन और C की वैल्यू, इनका दोनों का रेशियो हो गया। अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों में रिलेशन चेक कर रहे हैं कि कैसे रिलेशन कोरिलेट होगा, V1 हाइड्रोजन C से कैसे कोरिलेट होगा। तो मैंने कहा जब इसको सोल्व किया जाता है तो क्या आता है, अप्रोक्सीमेट आता है 1/137। तो अब देखिएगा क्या होगा। मैंने कहा V1 हाइड्रोजन और C में अपने को क्या चेक करना है, रिलेशन चेक करना है। तो V1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या होगा, ये C, ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो क्या होगा, V1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये C यहाँ पे चला जाएगा, तो इसके अपॉन में क्या बचेगा, 1/37। तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि हाइड्रोजन एटम की प्रथम कोष की वेलोसिटी प्रकाश के वेग पर कैसे डिपेंड करती है। तो V1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू C/137। इसको ध्यान में रखना, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस की मैं बात कर लेता हूँ। मैंने रिलेशन बता दिया, अब क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ पर काम आता है ये, तो देखिएगा ध्यान से। उतार लो पहले इसको। यहीं पर मैं एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। अपनी वेलोसिटी क्या थी, अपन ने वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया था, किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, V1 हाइड्रोजन × Z/n मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा इस वेलोसिटी को, किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को प्रकाश के वेग से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखना, V1 हाइड्रोजन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 हाइड्रोजन की जगह C/137। तो V इक्वल टू ये जो फॉर्मूला, इसमें क्या हो जाएगा, किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या बोली जा सकती है, C/137 × Z/n। इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना है। किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये भी हो सकती है, और अपन ने क्या बोला, 2.188 × 10⁶ से Z/n मीटर पर सेकेंड, वो भी अपनी सही थी। और अपन ने क्या बोला, V = V1 हाइड्रोजन × Z/n। तो फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले काम आ रहे हैं, सभी को याद रखना, कि कैसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है। अब बात आती है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखना, मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे हीलियम प्लस के तीसरे कोष में, हीलियम प्लस के तीसरे कोष में क्या दे दे, इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के
वेग के पदों में बताओ, प्रकाश के वेग के पदों में ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या पूछ लिया, हीलियम प्लस के तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के पदों में ज्ञात करो। इसका मतलब क्या हुआ, आपने को क्या पूछी है, किसी सेल में इलेक्ट्रॉन का वेग पूछा है और किसके फॉर्म में होना चाहिए, प्रकाश के वेग। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट c के फॉर्म में अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा कैसे कैलकुलेट करता है, वो रिलेशन क्या काम आता है, यहाँ पे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अपने को क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ किसकी, हीलियम प्लस की, वेलोसिटी ऑफ हीलियम प्लस, और सेल कौन सा दिया है, थर्ड सेल, n इजिकल टू यहाँ पे वैल्यू क्या दी गई है, थर्ड दी गई है। तो देखना इसमें कैसे निकाली जाती है। वी थर्ड हीलियम प्लस अपने को जनरली क्या बोलते हैं, 2.188 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये तो अपना क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। मैंने कहा 2.188 इंटू 10⁶ ये किसका होता है, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी किसकी होती है, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की वेलोसिटी क्या बोली जाती है, 2.1 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। अपने को क्या चाहिए, इस फॉर्म में नहीं चाहिए आंसर। वैसे तो आंसर क्या है, हाइड्रोजन हीलियम के थर्ड सेल में वेलोसिटी क्या आ गई अपनी, ये आंसर अपना करेक्ट हो गया, जिसमें जेड और एन की वैल्यू भी यहाँ पे रख देंगे। तीसरे सेल में तो एन की वैल्यू 3 और जेड का मतलब हीलियम के लिए कितना आ जाएगा, 2/3। यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी जेड बाई एन की वैल्यू आ जाएगी। अपने को क्या पूछा है, तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग बताओ, किसके पदों में ज्ञात करना अपने को, कि उस फॉर्मूले में जो अपना वेलोसिटी निकाल रहे हैं उसमें क्या आना चाहिए, c के फॉर्म में आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे c कहीं नहीं दिख रहा। तो मैंने अभी बोला था V1 हाइड्रोजन और अपन ने किस में रिलेशन चेक किया था, c में। इन दोनों में रिलेशन क्या बताया था मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ, V1 हाइड्रोजन इजिकल टू होता है C/137। तो इसकी जगह अगर V1 हाइड्रोजन की जगह मैं क्या लिख दूँ, C/137, तो ये जो आंसर होगा अपना किसके फॉर्म में होगा, प्रकाश के वेग के रूप में, वेलोसिटी ऑफ लाइट के रूप में अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजिकल टू V1 हाइड्रोजन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, C/137 इंटू 2/3। तो ये अपना आंसर क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। किसके फॉर्म में आंसर हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट के फॉर्म में। किसका, हीलियम प्लस के तीसरे कोष की वेलोसिटी किसके फॉर्म में होगी, सी के फॉर्म में अपना आंसर करेक्ट होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं इससे रिलेटेड मैंने बता दिए। तो उतार लो बच्चों इसको। उतार लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइप ऑफ क्वेश्चन और क्या पूछे जा सकते हैं वेलोसिटी पर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से। जैसे अपने को क्या दे दे क्वेश्चन में कि वेलोसिटी को, अगर वेलोसिटी में अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी को v, इसने क्या बोला, वेलोसिटी को क्वेश्चन में दे दे वेलोसिटी को अगर v z,n से क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मैंने क्या बोला क्वेश्चन में, क्या दे दे, वेलोसिटी वेग को किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, Vzn। Zn इसके सबस्क्रिप्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पैरेलल नहीं चल रहे, Vzn से रिप्रेजेंट कर दिया जाए। तो अपने क्वेश्चन क्या पूछ ले, V2,3 एंड V3,4। मैंने क्या कहा, अगर वेलोसिटी को Vzn से रिप्रेजेंट किया जाए तो V2,3 एंड वेलोसिटी ऑफ 3,4 इसका रेशियो क्या होगा बताओ, इनका रेशियो क्या होगा। तो देखना इसको कैसे सोल्व करते हैं, ज़्यादा
ऐसे हैवी क्वेश्चन नहीं है, कोई ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसने क्या बोला, ये क्या है, अपनी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जिसमें फर्स्ट वैल्यू क्या है, जेड। जेड का मतलब है परमाणु क्रमांक। सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या है, एन। एन का मतलब सेल नंबर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, जेड होगा। सेकंड है वो क्या होगा, एन होगा। फर्स्ट क्या होगा, जेड। सेकंड क्या होगा, एन। अब अपने को रेशियो चेक करना है, v ऑफ 2,3 अपॉन v ऑफ 3,4। रेशियो क्या आएगा देखना, अपना फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन। यहाँ पे क्या होगा, जेड बाई एन अपॉन है, यहाँ पे भी क्या होगा 2.188 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन। तो जेड और एन की वैल्यू यहाँ से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। जेड और एन की वैल्यू इसके लिए अलग अलग दी गई है, तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख लेंगे। रेशियो कर रहे हैं तो ये अपनी वैल्यू कट जाएगी। जेड बाई एन, जेड बाई एन इसके लिए कितनी है, ये जेड की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है, तो 2/3। फर्स्ट वेलोसिटी में जेड बाई एन कितनी है, 2/3। सेकेंड में कितनी है, 3/4। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 8/9। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो वेलोसिटी पर और कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसकी मैंने बात की। इसने बोला वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो बताइए v23 और v34 में इसका रेशियो क्या होगा। तो अपन ने रेशियो लिया v23 और v34 का, उसमें अपने जनरल अपना फॉर्मूला लगा दिया, उसके आधार पर जेड और एन की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर ली और अपने आंसर लगा दिए। इस तरीके से क्वेश्चन वेलोसिटी पर पूछे जाते हैं। कल अपन बात करेंगे इसी तरीके से वेलोसिटी पर और क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसे मैं बात करूं कोणीय वेग के आधार पर आवर्ती आवर्तकाल, उसके आधार पर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया वेलोसिटी में, रेडियस में, आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।